नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, बड़े इंतज़ार के बाद आप लोगों का जो नया टॉपिक था सिलेबस में, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, या इसको हम फॉरेन पोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ से विभाग द्वारा 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये केवल PASA का सिलेबस है। ये सिलेबस पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS इन सब कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। केवल PASA यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में ही ये गाइड ज़रूरी है, उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, आएगा 10 नंबर का, पर पढ़ना बहुत बड़ा गाइड है। जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पढ़े हैं, या जैसे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पढ़े हैं, 7 का पढ़े हैं, उसी तरह से यह भी है। तो इसमें हम फॉरेन पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी डाक के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या रूल होता है। इनलैंड पोस्ट में जैसे आपके भारत में हो गया, उसी तरह का विदेशों में क्या नियम होते हैं, उन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। एक बार क्लास में अंदर घुसने से पहले चलिए थोड़ा सा उसका लेआउट जानेंगे। आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में कुल 11 सेक्शन में डिवाइड है। ये सिलेबस आपका 11 सेक्शन में डिवाइड है, जिसका सामने आपको दिया गया है। सेक्शन 1 में रोल नंबर 1 से 5 तक पढ़ेंगे, जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल उसको बोलते हैं। सेक्शन 2 में रोल नंबर 6 से 23 तक पढ़ेंगे, जनरल रेगुलेशन एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आगे भी सेक्शन है। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपके अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए। इसलिए सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सभी के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए, कोई भी मन में उनके डाउट ना रहे। इसी तरह से आगे सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है। 5 में देख लीजिए पार्सल पोस्ट है, मनी ऑर्डर पहले भी पढ़ते थे। आपका एक सेक्शन 7 है, सेक्शन नंबर 7 है, इसको विभाग द्वारा हटा दिया गया है। ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। ये रोल नंबर 145 से 173 तक था, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है। सेक्शन 8 रोल नंबर 174 से 178 तक है, जिसमें VP और COD सर्विस के बारे में जानेंगे। सेक्शन 9 179 से 187 तक कस्टम कंट्रोल के बारे में जानेंगे। सेक्शन 10 रोल नंबर 188 से 199 तक, जिसमें प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानेंगे। सेक्शन 11 रोल नंबर 200 से 202 तक है, जिसमें हम इंक्वायरी और कंप्लेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर करते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, रूल एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, फॉरेन पोस्ट के बारे में है। सबसे पहले आता है सेक्शन 1, जो कि जनरल। भाई आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी तो पढ़े थे जनरल। सबसे पहले जनरल चीज़ें ही पढ़े थे, फिर उसके बाद लेटर और मेल के बारे में पढ़े थे, कैसे डिलीवरी करना है, कैसे उसका डिस्पैच बनाना है। एकदम सेम टू सेम चलेगा। जैसा POG गाइड फर्स्ट में था, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस तो POG गाइड फर्स्ट के ही इसमें भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, यानी विदेश डाक की परिभाषा। तो विदेश डाक का मतलब ये होता है कि जो भारतीय डाक की परिभाषा से या इंडिया पोस्ट डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, उसको हम फॉरेन पोस्ट के नाम से जानते हैं। जो इंडिया पोस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको हम फॉरेन पोस्ट के अंतर्गत जानेंगे। क्लास नंबर 2 या रूल नंबर 2, कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स, या विदेशी डाक वस्तुओं की श्रेणियां। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? लेटर पोस्ट, पत्र डाक, पार्सल पोस्ट, पार्सल डाक। केवल यही 2 कैटेगरी है, लेटर और पार्सल।
ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि फॉरेन पोस्ट का या फॉरेन पोस्ट की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। क्लास नंबर 3 या रूल नंबर 3 में दिया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन या यूपीयू, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यूपीयू का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके बारे में चलिए आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूपीयू होता क्या है। यूपीयू की स्थापना, जब भी हम यूपीयू बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बोल रहे हैं। यूपीयू की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को किया गया था। 9/10/1874 को डेट पूछा जाता है। वर्तमान में यूपीयू में 192 देश हैं, 192 कंट्रीज़ हैं, ये भी पूछा जाता है। यूपीयू का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के बर्न में है, याद रखिएगा। और यूपीयू में जो भारत की ज्वाइनिंग हुई थी, भारत इसमें 1 जुलाई 1976 को शामिल हुआ था। देखिए 9/10/1874 को यूपीयू की स्थापना हुई, ठीक लगभग 2 साल बाद या 1/7/1876 को भारत इसमें ज्वाइंट हुआ, शामिल हुआ। 1876 है ये, 1976 नहीं है। सभी लेटर मेल सर्विसेज और इंश्योर्ड लेटर या पार्सल जो भी हों, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन द्वारा ही शामिल किया गया है। मतलब जो भी लेटर मेल की सर्विसेज हैं, चाहे वो इंश्योर्ड लेटर हो या पार्सल हो, वो यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंस के द्वारा ही, उसमें जो भी जैसा रूल रेगुलेशन है उसी के द्वारा ही काम किया जाएगा। यूपीयू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के तहत पार्सल पोस्ट सेवा प्रदान करता है। मतलब पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट जो होता है यूपीयू के बीच में, कंट्री 192 देशों के बीच में, तो उसी के तहत इसका पार्सल पोस्ट सेवा प्रदान करता है। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर्स और सीओडी वाली मदों के विनिमय पर विशेष द्विपक्षीय करार लागू होते हैं। ये 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय करार इसमें लागू होते हैं। उसके तहत ये सारी चीज़ें कोऑपरेट होती हैं कि मनी ऑर्डर कैसे भेजना है, पार्सल ऑर्डर्स कैसे करना है, सीओडी में कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ देशों के साथ जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इनके साथ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब इनमें कुछ रूल रेगुलेशंस अलग हैं, जिनके अधीन डाक वस्तुओं के विनिमय के लिए अधिक अनुकूल शर्तें निर्धारित की गई हैं। उनका कुछ अलग रेगुलेशंस है, उसके तहत इनमें विनिमय होता है। अब यूपीयू में जो हमारे 192 देश हैं या 192 जो कंट्रीज़ हैं, उसका लिस्ट आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा। अब आते हैं क्लास नंबर 4 को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लास नंबर 4 में कंट्रीज़ इन यूपीयू है, जो अभी बताया था कि 192 देशों के बारे में आप देखिएगा, गूगल में मिल जाएगा। पूरे देश को रटना नहीं है, रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे। कितना रटेंगे, 192 देश रट सकते हैं तो रट लीजिए। कुछ खास हैं, उनको देख लीजिएगा, पेपर में अगर आया होगा कभी तो मैं बताऊंगा खुद ही बाद में। क्लास नंबर 4A एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एप्पू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पू, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यानी एशियाई प्रशांत डाक संघ। एशियाई देश तो आप जानते ही होंगे, एशियाई प्रशांत डाक संघ। एप्पू की स्थापना 1961 में किया गया था। ये बाद में चला है, यूपीयू पहले चला था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में था। अब 2002 से इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड के बैंकॉक में हो गया है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। पहले फिलीपींस के मनीला में था, अब 2002 से कहाँ पे हो गया है? थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत 1973 में एप्पू में शामिल हुआ था। इसमें कुल 32 देश हैं, इसको याद करिएगा, यहाँ से पूछता है। सभी एशियाई देश हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। 32 देश है, उसको भी आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। एप्पू कंट्रीज आप डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा, उसमें इतने नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आइए क्लास नंबर 5 को देखते हैं। रोल नंबर 5 में जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनलैंड रेगुलेशंस, यानी अंतर्देशीय विनिमय
सामान्य रूप से कहाँ लागू होते हैं? अंतर्देशीय विनिमय मतलब इनलैंड रेगुलेशंस कहाँ पे लागू होते हैं? तो जो रेगुलेशंस इंडिया पोस्टल सर्विस के लिए लागू होते थे, इनलैंड पोस्टल सर्विस के लिए, अंतर्देशीय वस्तुओं के लिए, वही रेगुलेशंस फॉरेन पोस्टल आर्टिकल के लिए भी अप्लाई होते हैं। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पर भी है, बशर्ते कुछ स्पेशल रेगुलेशंस को छोड़कर, बाकी सब वही होता है। इस तरह से ये आपका सेक्शन 1 खत्म हुआ, जिसमें हम बेसिक खास तौर पर एपू और यूपीयू के बारे में जाने हैं। कितने देश है, कितने हेडक्वार्टर थे, भारत कब शामिल हुआ, इनका डेट सब कुछ याद करके रखे रहिएगा, यहाँ से विभाग द्वारा पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है सेक्शन नंबर 2, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट। पार्सल पोस्ट की बात नहीं हो रही है, लेटर पोस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेटर पोस्ट की। बताया था ना कि जो हमारा कैटेगरी है वो फॉरेन पोस्ट 2 भाग में है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। तो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, सामान्य जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो लेटर पोस्ट में क्या क्या अप्लाई होंगे उसके बारे में हम जानेंगे सेक्शन नंबर 2 में। क्लास नंबर 6 को देखिए, रोल नंबर 6 को देखिए, डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट। लेटर पोस्ट की परिभाषा, किसको हम लेटर पोस्ट बोलेंगे उसकी परिभाषा। मतलब आप पीओजी गाइड पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं कि लेटर पोस्ट में क्या क्या होता था। याद करिए, याद आ जाएगा। 10 तरह के थे, लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ये सब चीज़ें। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक पैकेट नहीं पढ़ते थे, वही है। तो इसमें क्या होता है कि लेटर पोस्ट के अंतर्गत लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, प्रिंटेड पेपर्स। अब देखिएगा, प्रिंटेड पेपर्स में इंक्लूडिंग बुक्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भी साथ में लिया गया है प्रिंटेड पेपर में। स्मॉल पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, ईएमएस डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स। आईटीपीएस होता है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सिस्टम। ये लेटर पोस्ट की श्रेणियां हो गई। इतने चीज़ें लेटर पोस्ट में, फॉरेन पोस्ट में होता है। बाकी जो छूट गया वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में था, यहाँ पे नहीं है। एरोग्राम को लेटर पोस्ट में भी शामिल किया गया है। एरोग्राम भी हमारा लेटर पोस्ट में शामिल है, परंतु लेटर पोस्ट में एरोग्राम डाक के अनुरूप लेखों का कोई वर्ग नहीं है। लेटर पोस्ट में इसको एरोग्राम में शामिल तो कर लिए हैं, पर उसका कोई ऐसा वर्ग वहाँ पे नहीं है। क्लास नंबर 7, रेट ऑफ पोस्टेज। रेट ऑफ पोस्टेज के बारे में जानेंगे। लेटर पोस्ट के रेट ऑफ पोस्टेज के बारे में बोल रहा है, पार्सल का भी नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ पोस्टेज में किसी फॉरेन आर्टिकल पर या किसी विदेशी डाक पर लिए जाने वाले डाक शुल्क में स्थल डाक शुल्क भी शामिल है। मतलब स्थल डाक शुल्क यानी जो हवाई मार्ग को छोड़कर स्थल के माध्यम से जो डाक शुल्क होता है, अर्थात एक साधारण डाक के रूप में स्थल प्रेषण के लिए या जमीन से प्रेषण के लिए प्रभार, चार्ज और जहां पर लागू हो एयर चार्ज, रजिस्ट्री, इंश्योरेंस आदि विशेष सेवाओं के लिए शुल्क जैसे अतिरिक्त प्रभार भी उसमें लागू होते हैं। यानी आप ये ना सोचिएगा कि हम उसको स्थल डाक से भेजेंगे तो चार्जेस नहीं लगेंगे, ये गलत बात है। ये रेट ऑफ पोस्टेज वहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। लेटर पोस्ट में डाक वस्तु की किसी विशेष श्रेणी के लिए सरफेस पोस्टेज रेट, किसी विशेष श्रेणी के लिए, यहाँ पर देखिए, किसी विशेष श्रेणी के लिए सरफेस पोस्टेज रेट जो होता है, स्थल डाक शुल्क जिसको बोलते हैं, सभी गंतव्य स्थानों के लिए एक समान होता है। मतलब सरफेस पोस्टेज रेट सभी देश के लिए एक समान होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, हर देश के लिए अलग अलग नहीं है। एयर सरचार्ज और कंबाइंड एयर मेल चार्ज वेरी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन के अनुसार होता है। हाँ, स्थल चार्ज जो रहेगा वो सभी देशों के लिए सेम रहेगा, और एयर सरचार्ज हो गया, साथ ही साथ कंबाइंड एयर सरचार्ज हो गया, एयर मेल चार्ज हो गया, ये उस देश के उस डेस्टिनेशन के अनुसार लागू होगा। जिस देश पे हम उसको एयर चार्ज, एयर के माध्यम से भेजेंगे, उस देश के रूल के अनुसार लागू होगा कि वो कितना लेगा, कितना नहीं लेगा। बात समझ में आ गई? इसमें फॉरेन पोस्ट में 2 ही तरह से चलेगा कि हम जब यहाँ से भेजेंगे तो क्या होगा, जब कोई विदेशी डाक हमारे पास आएगा तो क्या होगा,
वही चीज़, लेन देन वही चलता रहेगा। स्पेशल सर्विस में आता है रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस, लेट फ़ी। ये भी क्या होता है कि एक समान रहता है सभी देशों के लिए। ये भी क्या होता है, स्पेशल सर्विस में ये सब चीज़ें भी यहाँ से जब भेजेंगे तो एक समान ही रहेगा। सर्विस के स्थगन, सस्पेंशन की स्थिति में लिया गया पोस्टेज चार्ज, स्पेशल चार्ज और एयर सरचार्ज। स्थगन यानी होता है कैंसिल करने की स्थिति में आपका जो पोस्टेज चार्ज है, स्पेशल चार्ज है जो भी आप उसमें लगाए थे, एयर स्पेशल चार्ज में वही लेट फ़ी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। स्पेशल चार्ज, एयर सरचार्ज जिसको हवाई अधिभार बोलते हैं, वो भी वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ को कैंसिल की जाती है तो वापस हो जाएगा। रोल नंबर 8 में अब आता है, या क्लास नंबर 8 की अगर हम बात करें तो मेकअप ऑफ आर्टिकल्स, जनरल प्रोविजंस, यानी डाक मदों की बनावट के संबंध में सामान्य उपबंध। बनावट, मेकअप, भाई मेकअप यानी होता है एकिंग पैकिंग दुनिया भर का जो भी होता है। बनावट में आइए क्या देखते हैं, जिन लिफाफों के सिरों पर यानी ऊपरी हिस्से पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल एयरमेल पत्र के माध्यम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब उनको हम केवल एयर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। कांच की वस्तुएं, अन्य नाजुक सामग्री, तरल पदार्थ, तेल या चिकने तत्व, सूखे पाउडर, लाइव बीस, रेशम के कीड़ों के अंडे, इन्हें पीओजी गाइड 1 के अनुसार पैकिंग करके भेजना है। मतलब मेकअप का मतलब वही होता है पैकिंग कैसे करना है। इन चीज़ों को यदि आप भेज रहे हैं तो उनको क्या करना है कि स्पेशल तौर पर पीओजी गाइड 1 का जो रूल वहाँ पे था वही यहाँ पे भी फॉलो होगा, पैकिंग उसी तरह से रहेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे केवल ये चीज़ समझने लायक है कि जहाँ पर रंगीन धारियाँ हों वहाँ पे एयरमेल पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसको इनलैंड के माध्यम से नहीं भेजना है या ज़मीन के माध्यम से नहीं भेजना है। अर्जेंट मेडिसिन को कैसे भेजना है, कैसे पैकिंग करना है, इसको लाइट ग्रीन लेबल के साथ उसका सिंबल भी इस्तेमाल करते हुए भेजना है। यहाँ से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे साइज क्या होगा, 62 mm टू 44 mm साइज इसका पूछा जाता है। इसमें जो इसका बैकग्राउंड होगा, पैकिंग का जो बैकग्राउंड होगा, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा चीज़, इसका सिंबल और जो लेटर आप लिखेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये मेडिसिन अर्जेंट या मेडिका अर्जेंट, ये लिखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये दवा है। ये चीज़ें यहाँ पर ग्रीन लेवल में आपको दिखाना है। ये इसका सिंबल रहेगा, ब्लैक कलर में सिंबल रहेगा। इसमें जो आप लेटर लिखेंगे वो और सिंबल दोनों ब्लैक कलर में रहेंगे। ग्रीन लेवल में इसका बैकग्राउंड रहेगा। साइज की बात यहाँ पे हो गई है। अर्जेंट मेडिसिन में ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से पैक करके मेकअप करके उसका भेजना है। रूल नंबर 9, मेकअप ऑफ रिड्यूस्ड रेट आर्टिकल्स, यानी घटी हुई डाक दर वाली वस्तुओं की बनावट। घटी हुई डाक दर वाली, इस तरह के पैक करने के लिए जल्दी और आसानी। देखिए, घटी हुई डाक दर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है, उसका पोस्टेज कम था, पोस्टेज कम पेड किया गया, उसका चार्ज कम दिया गया है। उस कंडीशन में जब इसको पैक करेंगे तो उसको ऐसे पैक करना है कि जिससे उसका जल्दी से और आसानी से सत्यापन हो जाए। सबसे पहले तो आसानी से उसको खोला जा सके और बिना किसी नुकसान के दोबारा उसको बंद कर दिया जा सके, इस हिसाब से पैकिंग करना है। उन्हें सुतलों में बांध दिया जाए ताकि खोलना आसान रहे। सुतलों यानी सुतले से बांध दिया जाना चाहिए पैकेट को, जिससे उन्हें खोलने में क्या होता है, आसानी हो जाए। रोल नंबर 10 नंबर पे देखिए, 10 नंबर पे है आर्टिकल्स इन पैनल एनवेलप्स, यानी पारदर्शी लिफाफों में वस्तुएं। ट्रांसपेरेंट एनवेलप्स, जैसे आप पीओजी गाइड फर्स्ट में पढ़े थे तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एनवेलप की बात कर रहा है।
पैनल प्लेन साइड में लगा होना चाहिए। प्लेन साइड में जैसे पीओजी गाइड पार्ट फर्स्ट में करते थे, यहाँ पे इस तरह से लगा होना चाहिए। एड्रेस आसानी से पढ़ा जा सके, झिल्ली ऐसा होना चाहिए कि एड्रेस को समतल भाग में होना चाहिए, वो एड्रेस को आसानी से पढ़ सके। पारदर्शी भाग आयताकार होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई लिफाफे के लंबाई के समानांतर होना चाहिए, उसके पैरेलल होना चाहिए लिफाफे के। पारदर्शी कागज से केवल प्राप्तकर्ता का पता ही दिखाई देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा एनवेलप हो गया, एनवेलप में यहाँ पे पारदर्शी का लिफाफे का एड्रेस का हो गया। 15 mm यहाँ से छोड़ना है, 15 mm यहाँ से छोड़ना है, 40 mm यहाँ से छोड़ना है, 15 mm नीचे से छोड़ना है। यहाँ 3 जगह से 15-15 mm छोड़ना है, ऊपर से आपको 40 mm का साइड छोड़ना है। ये एनवेलप का पैकिंग हो गया। इस तरह से उसको पैक करके या पारदर्शी लिफाफे में भेजना है। रोल नंबर 11 पे आइए, मेथड ऑफ एड्रेसिंग, यानी पता लिखने का तरीका, कि पता को कैसे लिखना है, एड्रेस को कैसे लिख के भेजना है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो चलिए आइए उसके ऑर्डर को समझते हैं कि कैसे उसको एड्रेसिंग करना है। ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एड्रेसी, हाउस नंबर, यदि कोई हो तो हाउस नंबर लिखेंगे, इसका ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे लिखना है। फ्लैट या कमरा नंबर, ये बाहर भेजने के लिए है भाई। पीओजी गाइड पार्ट 1 में हम अंदर के लिए देखे थे, इनलैंड पोस्ट अपने भारत के लिए, अब ये बाहर के लिए है। फ्लैट या कमरा नंबर, मंजिल संख्या या ब्लॉक संख्या यदि कोई हो तो, गली सड़क अथवा बस्ती का नाम, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम, डिलीवरी जोन और पोस्टल कोड यदि कोई हो तो, प्रांत, स्टेट या डिपार्टमेंट यदि कोई हो। अब नेम ऑफ कंट्री इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षरों में, इसमें कैपिटल लेटर्स में इसको नेम ऑफ कंट्री का नाम लिखेंगे। फिर जो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड्स हमारे रोमन में होंगे और न्यूमेरिकल्स हमारे अरेबिक्स में होंगे। ये चीज़ें तो पीओजी गाइड पार्ट 1 में भी आप पढ़े थे, अरेबिक फिगर्स एंड रोमन वर्ड्स। दोनों चीज़ें ये कहाँ पे होंगी? राइट हैंड साइड में, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि मान लीजिए लेटर को भेजते समय प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, ब्लेंड लिटरेचर, इन चीज़ों का अगर भेजते समय इस्तेमाल करना है तो इसको एड्रेस साइड के टॉप में लिखना है। टॉप में कहाँ पे लिखना है? जैसे मान लीजिए ये आपका एड्रेस साइड हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है कि प्रिंटेड पेपर्स है कि न्यूज़पेपर है कि स्मॉल पैकेट है कि ब्लेंड लिटरेचर पैकेट है। फिर सेंडर का एड्रेस टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होगा। फिर लेटर, इसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा, इसको लेटर में इंडिकेट करना पड़ेगा। यदि कोई स्टैंडर्डाइज्ड आइटम है, स्पेशल चीज़ है, तो उसको ऊपर एड्रेस साइड में लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? पोस्टेज के लिए जगह छोड़ना है। कहाँ पे? ये एनवेलप जैसे आपका हो गया, इसमें 40 mm ऊपर से और राइट साइड से 74 mm, मतलब ये ऐसा हो गया। यहाँ पे स्टैंप के लिए जगह छोड़ना है, ये हो गया आपका 40 mm का, और राइट साइड से ये दूरी हो गई आपका 74 mm का। वहाँ पे स्टैंपिंग के लिए जगह छोड़ना है। यदि कोई डाक रजिस्टर्ड पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजी जाएगी तो कई देशों में क्या हो गया कि वो इंडिया की डाक नहीं बढ़ती है। कुछ देशों में रजिस्टर्ड पोस्ट बॉक्स में यदि आप भेज देते हैं, उसके पते पे भेजते हैं, तो इंडिया की डाक कई सारे देशों में उसको डिलीवर नहीं होती है। इंडिया पोस्ट बुकिंग स्वीकार कर लेता है भाई, भारतीय डाक द्वारा तो उसको स्वीकार कर ही लिया जाएगा, परंतु उसके डिलीवरी, नॉन डिलीवरी, रिटर्न, इसके लिए विभाग जिम्मेदारी नहीं लेगा। बुकिंग तो कर लेगा पर उसके जिम्मेदारी इन सब चीज़ों की नहीं ले सकता है। क्लास नंबर 12 में आते हैं, मैनर ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। मैनर ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी डाक शुल्क की पूर्व अदायगी का तरीका। कैसे? उसका पीओजी गाइड पार्ट 1 में भी आप पढ़े थे। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज क्या होता है कि पोस्टेज के कैसे डाक शुल्क पे करेंगे, पोस्टेज के माध्यम से भी कर सकते हैं और फ्रैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, परंतु उसमें भारत डाक शुल्क, इंडिया पोस्टेज छाप में लिखा होना चाहिए।
ये चीज़ उसमें लिखा होना चाहिए कि ये भारत के द्वारा पोस्टेज पेमेंट किया गया है। प्री पेमेंट इन कैश की अगर हम बात करें, पीओजी गाइड पार्ट 1 के अनुसार ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यदि डाक के बैक साइड में या उसके पीछे साइड में पोस्टेज या छाप लगा हो तो डाक शुल्क अनपेड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल का ये फेस हो गया, फेस के बैक साइड में ये इस तरह से जहाँ पे होता है ये बैक साइड हो गया, तो बैक साइड में यदि पोस्टेज आप लगाते हैं तो वो अनपेड माना जाएगा, उसमें अलग कार्रवाई की जाएगी। रूल नंबर 13, आर्टिकल पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप, इसको हम एक पीडीएफ देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, कोई ऐसा खास इसमें नहीं है इसलिए इसको स्किप किए हैं। और रूल नंबर 14 को भी स्किप किए हैं, डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में वितरण कैसे होगा, अपने देश की तरह ही होता है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये दोनों आर्टिकल आप वहाँ से पीडीएफ में देख सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15, या बाहर भेजी जाने वाली विदेशी वस्तुओं का वितरण ना किए जाने पर उसका निपटान। जैसे मान लीजिए कि कोई हम फॉरेन आर्टिकल भेज दिए, अगर उसका वितरण नहीं होता है तो कैसे निपटान होगा। भाई भेजने को तो यहाँ से भेज दिए, मान लीजिए अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो उसका कैसे निपटान होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। डाक भेजने वाला एड्रेस साइट की तरफ नोट के रूप में या उस कंट्री की भाषा में लिखेगा, नोट के रूप में उसको लिखेगा। क्या लिखेगा कि आर्टिकल को रिडायरेक्ट नहीं करना है। आर्टिकल को सेंडर ये चाहता है कि हमारा आर्टिकल बटे चाहे ना बटे, उसको हम वापस नहीं लेना चाहते हैं। अभी तक क्या होता है कि इंलैंड पोस्ट में आपका डाक अगर नहीं बटा है तो आपके पास वो डाक मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर भाई फॉरेन पोस्ट में ऐसा नहीं है, यदि आपका डाक नहीं बटा है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा डाक मिल जाए तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं होता है। वही कंडीशन बोल रहा है कि आर्टिकल को रिडायरेक्ट नहीं करना है या सेंडर के पास नहीं भेजना है, इस तरह का वहाँ पे नोट पे सेंडर के द्वारा लिखा जाएगा। नॉन डिलीवरी के केस में आरटीएस हो जाएगा, निर्धारित डिटेंशन के बाद इसको आरटीएस कर देंगे, पर इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जो एयर सरचार्ज होता है, बाई एयर जो चीज़ें वापस आती हैं तो उसमें ज़्यादा शुल्क लगता है। विड्रावल फ्रॉम एड्रेस पोस्ट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस, विड्रावल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस, यानी डाक से निकालना और पते में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कि हमें डाक को वापस लेना है या पते में उसके परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे। किसी विदेशी डाक का सेंडर जिसने वह आर्टिकल भारत में पोस्ट की हो और उस पर किसी ऐसे देश का पता लिखा हो जो यूपीयू सदस्य डाक वस्तु को उस स्थिति में वापस ले सकता है या प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना पते में परिवर्तन कर सकता है, ये चीज़ें हो जाएगी। जैसे हाँ, ये अगर वहाँ से कोई डाक आती है, विदेशों से कोई डाक आती है, तो सेंडर ने क्या किया कि उसने डिलीवरी के पहले ही पते में परिवर्तन करना है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, डाक को वापस लेना है तो वापस परिवर्तन भी कर सकता है और सहमति के बिना वो प्राप्तकर्ता के ले भी सकता है। मगर उसका वितरण ना हुआ हो, अगर वितरण हो जाएगा तो फिर उसको में थोड़ी ना वापसी होगी, ना उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम लोग मनी ऑर्डर में करते थे, डाक वस्तु निकालने के लिए अदा किए गए डाक शुल्क वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब कि जो आप पेमेंट के डाक वितरण के लिए जो शुल्क दिए हैं वो चीज़ उसको वापस तो हो जाएगी, पर मिलेगा नहीं, उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, जो भी चार्ज होगा वो चार्ज उसको वापस नहीं मिलेगा। क्लास नंबर 17 में डिलीवरी ऑफ इनवर्ड मेल्स, आवक डाक का वितरण उसी तरह से होगा जैसे पीओजी गाइड पार्ट 1 में होता है, वहाँ से देख लीजिएगा। आवक मतलब होता है आने वाला, जो चीज़ें हमारे भारत में आती हैं उनके बारे में है। जावक मतलब होता है जाने वाला, जो हमारे देश से बाहर जाती हैं।
पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस, वहाँ भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। डाक वस्तु को रोकने की अवधि और माल गोदाम के प्रभार का दर। चलिए आइए इसको समझते हैं। यदि कोई ऑर्डिनरी वीपी इनवर्ड पैकेट बैग्स ऑफ प्रिंटेड पैकेट एंड इनवर्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट तथा यदि वजन 500 ग्राम से अधिक है, यदि इसका वजन 500 ग्राम से अधिक है, किसका, इन सब चीज़ों को जो यहाँ पे दिया गया है, इसका 500 ग्राम से यदि वजन अधिक है, उपयुक्त चीज़ों को हम 7 दिनों तक पोस्ट स्टैंड के तहत रख सकते हैं। 8वें दिन से उसका वेयर हाउसिंग चार्ज लगेगा, 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्ज लगेगा। पोस्ट स्टैंड में वीपी को 7 दिनों तक रख सकते हैं। वीपी को छोड़कर अन्य जो आर्टिकल हैं उनको हम 1 मंथ तक रख सकते हैं। वेयर हाउसिंग चार्ज कितना लगेगा, 5 रुपये पर डे। तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउसिंग चार्ज। वेयर हाउसिंग चार्ज बता दिया, यदि 500 ग्राम से ज़्यादा, आधा किलो से ज़्यादा यदि उसका वजन है तो उसमें ये चीज़ें लगेगी या ये शुल्क उसमें पे करना पड़ेगा। रोल नंबर 19 में आइए। रीडायरेक्टेड करेस्पॉन्डेंस, पुनः प्रेषित डाक, पुनः प्रेषित डाक। सरफेस एयर मेल आइटम को पूरे भारत में कहीं भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे सरफेस एयर मेल आइटम का जो है उसको हम पूरे भारत में कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने देश के अंदर। फर्स्ट क्लास मेल में लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, ये चीज़ें फर्स्ट क्लास मेल में, चाहे इस पर अधिभार सरचार्ज लिया गया हो चाहे नहीं, बात को समझिएगा। फर्स्ट क्लास मेल वहाँ पे लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड होता था, यहाँ पे लेटर, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम, ये क्या होता है, फर्स्ट क्लास मेल होते हैं फॉरेन पोस्ट के। इसका रिडायरेक्शन फ्री होता है, बाई एयर इसका रिडायरेक्शन फ्री होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अदर मेल में एयर फी लिया जाएगा, एयर सरचार्ज लगेगा। तीसरे चीज़ में बताया गया है कि सरफेस मेल के द्वारा इंडिया के बाहर यदि उस पर कोई अधिभार बकाया ना हो तो रिडायरेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी सरफेस मेल के द्वारा अगर इंडिया से बाहर किसी चीज़ को अगर हम वापस कर रहे हैं या भेज रहे हैं, यदि उसका कोई चार्ज, ऐसा अधिभार जो भी शुल्क हो उसका बकाया नहीं है, तो उस पर रिडायरेक्शन पर कोई ऐसा चार्ज नहीं लगेगा। सरफेस के द्वारा, एयर के द्वारा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एयर मेल द्वारा इंडिया से बाहर रिडायरेक्शन पर एयर सरचार्ज पे करना पड़ेगा, तभी भी वो रिडायरेक्शन उसका होगा। अंदर तो फ्री है मगर इंडिया के बाहर उसको फ्री नहीं किया गया है, एयर सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। रोल नंबर 20, अनडिलीवरेबल करेस्पॉन्डेंस, अवितरणीय पत्राचार। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अवितरणीय पत्र यानी अनडिलीवर आर्टिकल जैसे हो गए, इसमें क्या होता है, रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो आया था वहाँ पे वापस, डिलीवर टू सेंडर, भेजने वाले को वापस होगा। इफ चार्ज ड्यू, यदि उसका ड्यू चार्ज है तो चार्ज पे करना पड़ेगा, देन उसको आरटीएस हो जाएगा। अवितरित पत्र में, पोस्ट कार्ड में क्या होता है, जो रजिस्टर्ड ना हो, यदि नो एड्रेसेस ऑफ सेंडर, सेंडर का कोई एड्रेस नहीं दिया गया है तो आरटीएस नहीं किया जाएगा, एड्रेस है तो वो आरटीएस हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स में, पुस्तकों के अलावा, पुस्तक बुक्स को छोड़कर, यह तब तक वापस नहीं किए जाएंगे जब तक सेंडर द्वारा पते की तरफ एक नोट के जरिए उन्हें वापस करने का प्रार्थना पत्र ना किया गया हो। बुक को छोड़कर, अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स में पुस्तक को यदि छोड़ दिया जाए, बुक को छोड़ दिया जाए, तो तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक प्रेषक के द्वारा, कोई सेंडर के द्वारा कोई ऐसा नोट में रिक्वेस्ट ना किया गया हो, प्रार्थना ना किया गया हो, वो भी गंतव्य देश में समझे वाली जानी वाली भाषा में, तभी वो वापस होगा। फिर अवितरणीय मेल नॉर्मली बाई सरफेस से ही रिटर्न होंगे। सेंडर अगर रिक्वेस्ट करता है कि हमको एयर के द्वारा हमारा डाक वापस चाहिए तो एयर सरचार्ज पे करने पर उसको बाई एयर भेज दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है कि भारत में पोस्ट किए गए और लौटाए गए पत्रों का निपटान कैसे होगा। ओरिजिनली प्रीपेड, यदि वो प्रीपेड है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा।
भारत में पोस्ट किए गए, कोई अगर भारत में डाक आती है तो अगर अनडिलीवर है तो ओरिजिनली अगर प्रीपेड है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में वापस हो जाएगा। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड माने अपूर्ण भुगतान या बिना भुगतान की कंडीशन में एज पर रूल, जो उसका रूल होगा उस देश का, उसके हिसाब से उसको भेजा जाएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा है इंश्योर्ड लेटर, यानी बीमाकृत वस्तुओं में सेंड बैक एज सून एज पॉसिबल। हाँ, यानी जो इंश्योर्ड लेटर है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही उसको वापस करना है, क्योंकि वो इंश्योर्ड है, रखने का कोई सवाल ही नहीं है। आंतरिक सेवा की गैर वितरित वस्तुओं को सेंडर को रिटर्न करने के लिए विदेशों को केवल तभी पुनः वापस किए जाएंगे जब वे पुनः प्रेषण की सभी शर्तों को पूरा करेंगे, और पूरे कंडीशंस को, पूरे नियम को फॉलो करेंगे, तभी उनकी डाक उनको इंश्योर्ड लेटर्स को वापस कर दिया जाएगा। अब आता है रूल नंबर 21, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, सरकारी डाक वस्तुएं। वहाँ भी पढ़े थे पीओजी गाइड पार्ट 1 में, यहाँ भी पढ़िए। प्राइवेट लेटर से संबंधित नियम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर भी लागू होते हैं, चाहे वो अनपेड हो चाहे इनसफिशिएंटली पेड ही क्यों ना हो, दोनों पे लागू होंगे। आउटवर्ड यानी जावक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को प्रीपेइंग ऑफिशियल फॉरेन मेल में सर्विस स्टैम्प्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसको इनवार्ड मेल आवक डाक में नहीं कर सकते हैं यदि उसका पोस्टेज ड्यू पेमेंट है तो। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा कि इनवार्ड और आउटवार्ड में क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या इसके रूल्स है। रूल नंबर 22 में भारत के बाहर या भारत से बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के लिए पत्र, उनको कैसे डिलीवर होगा। इनको सबसे पहले तो वहाँ पे भी हम ऐसे करते थे, 56 APU भारतीय सेना डाकघर या नौसेना डाक कार्यालय मुंबई फ्लिट मेल ऑफिस बॉम्बे पर पते पर भेजा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसी डाक वस्तु की पूर्व अदायगी या अंतर्देशीय इनलैंड आर्टिकल के दरों पर ही की जाएगी और इनमें एक शुल्क पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इनमें डाक शुल्क पर कोई छूट नहीं दी जाती है, जो है सो वही रहेगा। 56 APU फ्लिट मेल ऑफिस, यहाँ पे इसको भेजा जाएगा। लास्ट में आता है रूल नंबर 23, जो सेक्शन 2 का लास्ट ये क्लास है। कस्टम डिक्लेरेशंस एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ कनेक्टेड विथ आउटवर्ड मेल्स, जावक डाक वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क की घोषणाएं और अन्य औपचारिकताएं। पहले क्या होता था, देखिए फॉर्म नंबर यूज़ करते थे हम, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इसको पढ़ चुके हैं कि CN22 और CN23 300 SDR तक हम किसको इस्तेमाल करते थे, फॉर्म नंबर CN22। 300 SDR से ऊपर हम CN23 इस्तेमाल करते थे। अब CN22 C1 के नाम से चलता है, CN23 यही है C2 और CP3 के नाम से चलता है। इसको याद करके रखे रहिएगा। अर्लियर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वाज 3400 या 3400, इसको हम 918.30 गोल्ड फ्रेंच के नाम से जानते हैं। यह 300 SDR से ऊपर में काम करता है। टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म सीमा शुल्क जो निर्धारण है फॉर्म है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं C1 और दूसरे में आता है C2 CP3। C1 में क्या होता है कि ये ग्रीन कस्टम लेवल के लिए है। किसके लिए है ग्रीन कस्टम लेवल? इसमें हम ऊपरी लेफ्ट कॉर्नर पे फिक्स ऑन एड्रेस साइट प्रेषक के नाम और पते के नीचे फॉर आर्टिकल लेस दैन क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ऊपरी लेफ्ट कॉर्नर पे फिक्स ऑन एड्रेस साइड में इसको लिखना है प्रेषक के नाम और पते के नीचे फॉर आर्टिकल लेस दैन 3400 यानी 3400। फिर इसके बाद या तो इसको 918.30 स्वर्ण फ्रैंक भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें किस में इस्तेमाल होगी? ग्रीन कस्टम लेवल में।
ग्रीन कस्टम लेवल में इस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फॉर्म का नाम है C1। फिर डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म एक होता है, विस्तृत घोषणा पत्र होता है, उसको हम बोलते हैं C2 या CP3। C2 CP3 बोलते हैं इसको। कहाँ इस्तेमाल करना है? यदि आर्टिकल की वैल्यू 3400 से ज़्यादा हो, सभी बीमाकृत वस्तु पर, दो चीज़ों पर। जो आपका C2 CP3 फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? इसको विस्तृत घोषणा पत्र बोलते हैं। आर्टिकल वैल्यू अगर 3400 से ज़्यादा है और सभी बीमाकृत वस्तु पर। यदि आर्टिकल वैल्यू 3400 से नीचे है तो ग्रीन कस्टम लेवल फॉर्म C1 का इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है। गहने, गोल्ड, ज्वेलरी, नोट्स, मूल्यवान वस्तुओं के मामले में जिसके लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है, यदि सेंडर चाहे तो फॉर्म 2 को वस्तु के अंदर संलग्न करके भेज सकता है। मतलब C2 CP3 के अंदर संलग्न करके विस्तृत घोषणा पत्र के रूप में भर के उसको भेज सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में C1 ग्रीन लेवल जिस पर लिखा हो सीमा शुल्क आधिकारिक और तौर पर खोला जा सकता है, डाक पर जरूर चिपकाया जाना चाहिए। ये चीज़ इसमें चिपकाना, C1 ग्रीन लेवल जिस पर लिखा होगा तो सीमा शुल्क आधिकारिक तौर पर खोला जा सकता है, भाई उसको चेक किया जा सकता है। इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे लिखना अनिवार्य हो जाता है, डाक पर जरूर चिपका देना चाहिए। यही चीज़ इसमें बोला गया है। तो ये हो गया आपका POG गाइड पार्ट 2 जो फॉरेन पोस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्लास 2 चैप्टर कवर किए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका 1 से 5 क्लास तक। चैप्टर नंबर सेकंड आपका था 6 से 23 क्लास तक। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम जनरल चीज़ों के बारे में जाने थे। सेक्शन नंबर 2 में जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेशन इन लेटर पोस्ट में जो भी जनरल सामान्य रेगुलेशंस हैं उसको अप्लाई करते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो यह आपका इस तरह से क्लास 1 यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 जो कि आपका